नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं और किसी भिन्न का सरलतम रूप किस तरह ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में तुल्य भिन्न के उदाहरण दिए हुए, जैसे यहाँ पर ये वस्तु के दो बराबर भाग किए, उसमें से एक भाग छायांकित है, या यूँ कहें कि इस आकृति का दो भागों में से एक भाग छायांकित है, यानी कि इसकी भिन्न बन जाएगी 1/2, यानी कि दो कुल भाग है, उसमें से एक भाग छायांकित है। इसी तरह इस आकृति को जो है 4 बराबर भागों में बांटकर उसके दो भाग छायांकित कर दिए, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 2/4। और इस आकृति में 6 बराबर भागों में बांटकर उसके 3 भाग मैंने छायांकित कर दिए हैं। अब इसमें एक भाग जो है वो सामान्य है, यानी कि इन दोनों तीनों में कॉमन है, यानी इन तीनों आकृतियों को हम अगर ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि तीनों का जो है आधा आधा भाग छायांकित है। और अगर भिन्न के रूप में देखें तो इसका 2 में से एक भाग यानी कि आधा भाग, इसका 4 में से 2 भाग यानी कि ये भी आधा भाग ही हुआ, और इसमें भी 6 में से 3 भाग यानी कि ये भी आधा भाग ही हुआ। यानी कि आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि 2 रुपये के आधे 1 रुपये होता है, और 4 रुपये के आधे 2 रुपये, और 6 रुपये के आधे यानी कि 3 रुपये। तो तुल्य या समतुल्य भिन्न जो है वस्तु के समान भाग को दर्शाती है, यानी कि वह भिन्न जिनके सरलतम रूप समान होते हो वह तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे मैं यूँ कहूँ कि 1/2 और 2/4 ये दोनों समतुल्य भिन्न है, तो कैसे? बराबर का निशान लगाया है मैंने, यानी क्योंकि ये तुल्य भिन्न है। अब क्या 2/4 का मान 1/2 के बराबर होता है? तो 2 और 4 एक ऐसी संख्या जिनका दोनों में भाग जाए, तो वो तो है 1 का दोनों में भाग जा रहा है। 1 का दोनों में भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 2 में अगर 1 का भाग देंगे तो भी हमें 1 ही प्राप्त हो 2 ही प्राप्त होगा, और 4 में अगर 1 का भाग देंगे तो भी हमें 4 ही प्राप्त होगा। यानी कि 2/4 में यानी कि अंश और हर में 1 का भाग देने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इन दोनों संख्याओं में मैं अगर 2 का भाग देता हूँ, यानी कि 2 और 4 में अंश में भी 2 का भाग और हर में भी 2 का भाग, तो इस तरह से जैसे 2 में 2 का भाग दिया तो हमें पता है कि अगर हम 2 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, यानी कि 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ गया, और अगर 4 में 2 का भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। 4 में 2 का भाग 2 बार चला जाएगा तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो ये भिन्न जो है वो 1/2 ही इसका मान है या सरलतम रूप है। तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न का एक और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे इस आकृति में कुल बराबर 8 भाग किए हुए हैं, उसमें से 6 भाग छायांकित है। उसी तरह से इस आकृति में कुल 12 भाग है, उसमें से 9 भाग छायांकित है, और इस आकृति में 16 भागों में से 12 भाग छायांकित है, तथा इस आकृति में 20 भागों में से 15 भाग छायांकित है। और एक समान चीज या समान तथ्य ये दिख रहा है कि इन सभी आकृतियों का एक समान भाग छायांकित है, एक समान भाग छायांकित है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो जब अलग अलग भिन्नों का जब हम छायांकित रूप बनाएं या उनको चित्रांकन रूप दें, तो उनका अगर छायांकित भाग समान हो तो वो जो है तुल्य भिन्न कहलाती है। तो जैसे यहाँ पर 6/8, 9/12, 12/16 और 15/20
ये चारों जो है समतुल्य भिन्न है, क्योंकि इन चारों का जो है वो मान एक समान होता है। जैसे समतुल्य भिन्न, भिन्न के अंश या हर को समान संख्या से गुणा या भाग करने पर हमें समतुल्य भिन्न प्राप्त होती है। समतुल्य भिन्न में प्राप्त संख्याएं अलग अलग होती है, यानी कि अंश और हर में जो संख्याएं होती है वो अलग होती है, लेकिन भिन्न का मान समान होता है। जैसे यहाँ पर एक भिन्न है 4/8, तो इसमें अंश और हर में मैं किसी एक समान संख्या का, जैसे यहाँ पर 2 का भाग अंश और हर में दिया है, तो 4 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, और 8 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो ये जो भिन्न है 1/2, ये 4/8 की समतुल्य भिन्न है और 4/8 का सरलतम रूप भी है। और अगर 4/8 को मैं अंश और हर में समान संख्या से गुणा करता हूँ, जैसे यहाँ पर अंश और हर को 2 से गुणा किया गया है, तो हमें नई भिन्न प्राप्त हो जाती है 8/16, यानी कि 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। भिन्न का सरलतम रूप, यानी कि किसी भिन्न का हम सरलतम रूप कैसे ज्ञात करते हैं। तो भिन्न के अंश और हर में अंश तथा हर के महसप है, यानी कि महत्तम समापवर्तक, ये क्या होता है, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग देने पर हमें भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होता है। महसप क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता हो, महसप कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमें 16/24 का सरलतम रूप ज्ञात करना है, तो हमें पहले ये पता करना है कि 16 और 24 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा भाग जाता है। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि 1 का 16 और 24 में पूरा पूरा भाग जाता है तो ये सही है। और अगर मैं ये कहूँ कि 2 का भी 16 और 24 में भाग पूरा पूरा जाता है, तो 2 का 16 में भाग जो है 8 बार जाता है और 2 का 24 में भाग 12 बार। लेकिन 1, 2 के अलावा और किस संख्या का 16 और 24 दोनों में भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे आप सोचते होंगे कि 6 का भाग 24 में जा रहा है, 16 में नहीं जा रहा, तो उस संख्या का चयन करना है जिसका दोनों में भाग जाए। तो 8 का भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा है। तो 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि 8 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो 8 जो है वो इन दोनों संख्याओं का महसप है, यानी कि महत्तम समापवर्त्य कहें या महसप कहें, या जैसे HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, या हम उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणज को मल्टीपल बोलते हैं। तो जैसे अगर हम 16 और 24 के गुणनखंड भी ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होते हैं 16 के गुणनखंड, यानी कि 1 का भी 16 में भाग जाता है पूरा पूरा, 2 का भी, 4 का भी, और 8 का भी, और 16 का खुद का। और अगर 24 के गुणनखंड ज्ञात करें तो 1 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2 का, 3 का भी, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का खुद का। तो इस तरह से ये संख्याएं जो है ये 1, 2, 4, 8, 16, ये तो है 16 की गुणनखंड, और 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ये है 24 के गुणनखंड। किसी भी संख्या के अगर हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो उस गुणनखंड का दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर यह परिभाषा है महसप की या HCF की कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो यहाँ पर अगर HCF की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उच्चतम उभयनिष्ठ गुणज नहीं गुणनखंड। तो इसमें से कौन सा बड़ा से बड़ा गुणनखंड है जो दोनों में
कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर 8 जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 8 के अलावा 8 से बड़ा और कोई गुणनखंड इन दोनों संख्याओं का नहीं है। तो 16 और 24 का गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड उच्चतम जो होता है 8। तो हमें 16/24 का जो है सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम करते हैं 16/24 यानी कि 16 में भी 8 का भाग देते हैं और 24 में भी 8 का भाग देते हैं। तो हमें 16 में 8 का भाग देने पर 2 प्राप्त होता है और 24 में 8 का भाग देने पर हमें 3 प्राप्त होता है। तो हम 16/24 का सरलतम रूप प्राप्त कर लेते हैं 2/3। तो 16/24 का सरलतम रूप हो जाएगा 2/3। अब सवाल है कि 15/35 के तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर 7 हो। 15/35 की तुल्य भिन्न जिसका हर अपने को दिया हुआ 7 हो, तो अंश क्या होगा? 35 का 7 यानी कि 35 में अगर हमने 5 का भाग देंगे तो 7 प्राप्त होगा। तो तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हर में जिसका भाग देंगे या हर में जिसका गुणा करेंगे वही कार्य हम अंश में भी करेंगे। तो यहाँ पर 35 में 5 का भाग दिया हुआ है, तो हम 15 में भी 5 का भाग देंगे। तो 15 में 5 का भाग देने पे हमें प्राप्त होता है 3। तो भिन्न हो जाएगी 3/7। ये 15/35 के तुल्य भिन्न है और इसका हर 7 है। अगर इस क्वेश्चन में हमें 4/6 के समतुल्य 5 भिन्न ज्ञात करनी है, तो हम समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए अंश और हर में समान संख्या का गुणा या भाग करते हैं। तो 4/6 में समान संख्या, जैसे मैं यहाँ पर 4 में भी 2 का भाग देता हूँ और 6 में भी 2 का भाग देता हूँ। अंश और हर में समान संख्या का भाग दिया है हमने समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए। तो 4 में 2 का भाग दिया, जैसे यहाँ पर 2 का अगर 4 में भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। तो बराबर हो जाएगा 2/6 में 2 का भाग यानी कि 2 का 6 में भाग 3 बार, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 3, यानी कि हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी 2/3। तो 2/3 जो है वो 4/6 के समतुल्य है। तो पहली भिन्न हमें प्राप्त हो गई है 2/3। एक और भिन्न जो कि समतुल्य हो 4/6 के ज्ञात करते हैं। तो एक भिन्न तो मैं लिख देता हूँ 2/3। अब 4/6, अब इससे पहले हमने अंश और हर को समान संख्या यानी कि 2 से भाग दिया था। अब हम गुणा करते हैं। तो 4 को भी 2 से गुणा किया और 6 को भी 2 से गुणा किया। तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। तो 8/12 भी इसके समतुल्य भिन्न होगी 12। तीसरी भिन्न प्राप्त करने के लिए हम 4/6 के अंश और हर को 3 से गुणा करते हैं। तो 4 तिया 12 और 6 तिया 18। तो तीसरी भिन्न प्राप्त हो जाएगी 12/18। चौथी भिन्न प्राप्त करने के लिए हम अंश और हर को 4 से गुणा कर देते हैं। तो 4/6 अंश का भी 4 से गुणा और हर का भी 4 से गुणा, तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी 4 के 16 और 6 चौके 24। तो 16/24। इसी तरह से हम 5वीं भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। अंश और हर को 5 से गुणा कर देते हैं। तो 4/6 अंश का भी 5 से गुणा और हर का भी 5 से गुणा, तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30। तो 20/30। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4/6 के समतुल्य 5 भिन्न ज्ञात की है। 2/3, 8/12, 12/18, 16/24 और 20/30। समतुल्य भिन्नों का मान जो है एक समान होता है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ इन 5 भिन्नों की, तो हम देख सकते हैं
4/6 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो वापस इसका संख्यात्मक मान इसके समान हो जाएगा। 8/12 की बात करें, 8/12 दोनों संख्याओं में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये भी इसके समान है। इसी तरह से 12/18 6 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि इसका मान भी 2/3 हो जाएगा। 16/24 की बात करें तो 8 का भाग दोनों में जा रहा है, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, यानी कि इसका मान भी 2/3 ही है। और 20/30 की बात करें तो जो है 10 का भाग दोनों में जा रहा है, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30, यानी कि इसका मान भी 2/3 के समान ही है। तो समतुल्य भिन्नों का मान एक समान होता है। भिन्न का सरलतम रूप। किसी भिन्न का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि उसके अंश और हर में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी कि एक उदाहरण देखते हैं, जैसे 8/3 मैंने लिखा, इस भिन्न का सरलतम रूप क्या होगा? तो 8 और 3 इन दोनों में एक के अलावा ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इन दोनों में पूरा भाग जा रहा है? तो एक के अलावा ऐसी और कोई संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में पूरा भाग जा रहा है। तो 8/3 का यही रूप जो है वो सरलतम रूप होगा। अगर मैं इसे इस तरह से, जैसे मैं लिखता हूँ 8/12, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इन दोनों में पूरा भाग जा रहा है। तो वह संख्या है 4। तो 8 में 4 का भाग देते हैं और 12 में भी 4 का भाग देते हैं, तो हमें भिन्न प्राप्त होती है। 8 में 4 का भाग देने पर आएगा 2 और 12 में 4 का भाग देने पर आएगा 3। तो ये 2/3 जो है यह 8/12 का सरलतम रूप है। 8/12 का सरलतम रूप है। 15/25 का यहाँ पर हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो इसके लिए 15 और 25 दोनों संख्याएं जो है किस संख्या से पूरी तरह विभाजित होती है, या यूं कहें कि किस संख्या का इन दोनों संख्याओं में पूरा भाग जाता है, तो वो संख्या है 5। तो मैं 15 में भी 5 का भाग देता हूँ और 25 में भी 5 का भाग देता हूँ, तो हमें प्राप्त होता है 15 में 5 का भाग देने पर 3 और 25 में 5 का भाग देने पर 5। तो 15/25 का सरलतम रूप हो जाएगा 3/5। सरलतम रूप क्यों है? क्योंकि इन दोनों संख्याओं में अर्थात 3 और 5 में एक के अलावा और किसी भी संख्या का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये भिन्न अपने सरलतम रूप में है। एक और उदाहरण है 15/75। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 15 और 75 किसके पहाड़े में आते हैं। तो अगर इन दोनों का इकाई का अंक 5 है तो हम ये पता कर सकते हैं कि दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं या 5 से पूरी तरह विभाजित होते हैं। अगर हम 3 का भी पता करें कि इन दोनों में अगर 3 का भाग जाता है या नहीं, तो इन दोनों अंकों का योग 6 हो रहा है। तो हमने 3 के भाजकता नियम में ये पढ़ा है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। तो यहाँ पर 5 और 1 6 हो रहा है और यहाँ 7 और 5 12 हो रहा है, अर्थात ये 3 से भी विभाजित है। तो हम इसे पहले छोटे तरीके से हल करते हैं। जैसे मैं 15/75 में अंश को भी 3 से भाग देता हूँ और हर को भी 3 से भाग देता हूँ, तो हमें प्राप्त होता है 15 में 3 का भाग दिया तो 5 और 75 में 3 का भाग दिया तो, जैसे 3 का 75 में भाग, 3 दूनी 6, 1 बचा, 5 उतारा और 3 पंजे 15, तो हमें प्राप्त हो गया 25। तो 75 में 3 का भाग देने पर
हमें प्राप्त होता है 25। अब इस संख्या का सरलतम रूप क्या होगा, क्योंकि 5 और 25 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है, एक के अलावा। तो 5 का इन दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो मैं 5 में भी 5 का भाग देता हूँ और 25 में भी 5 का भाग देता हूँ, तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी 1/5, क्योंकि 5 में 5 का भाग 1 और 25 में 5 का भाग 1। इस सवाल को आप इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे सवाल था 15/75, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वो है 15। तो अंश और हर में हम 15 का भाग देते तो हमें प्राप्त हो जाता 15 में 15 का भाग दिया 1 बार और 75 में 15 का भाग 5 बार। तो ये जो है इस भिन्न का सरलतम रूप हमें प्राप्त हो जाता। जैसे एक और उदाहरण है 16/72। तो अगर हम सम संख्या के तरीके से देखें तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो सबसे पहले मैं दोनों में 2 का भाग दे देता हूँ, तो हमें जो है नई भिन्न प्राप्त होती है। 16 में 2 का भाग दिया 8 और 72 में 2 का भाग दिया 36। अब भी इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, तो 8 में 2 का भाग दिया और 36 में 2 का भाग, तो 8 में 2 का भाग दिया 4 प्राप्त हुआ और 36 में 2 का भाग देने पर 18। अब भी इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, तो 4 में 2 का भाग और 18 में 2 का भाग, तो 4 में 2 का भाग दिया तो 2 प्राप्त हुआ और 18 में 2 का भाग दिया तो 9 प्राप्त हुआ। अब हम इसे बड़ी से बड़ी संख्या वाले तरीके से करते हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 16 और 72 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है 8, यानी कि 8 का 16 में भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और 72 में भी। तो 16 में 8 का भाग और 72 में 8 का भाग, 16 में 8 का भाग दिया तो 2 और 72 में 8 का भाग दिया तो 9 प्राप्त होता है। इस तरह से हम किसी भिन्न संख्या का सरलतम रूप ज्ञात कर सकते हैं। 17/51। तो 17/51 का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए हम यह जांच करते हैं कि वह कौन सी संख्या है जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है एक के अलावा। तो एक के अलावा 17 का खुद का इन दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है, तो 17 में 17 का भाग दिया और 51 में 17 का भाग, अंश और हर में समान संख्या का भाग, तो 17 में 17 का भाग 1 बार और 51 में 17 का भाग 3 बार चला गया। 49/64। तो इस संख्या का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या का पता लगाते हैं जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो एक के अलावा और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो, तो यही इसका सरलतम रूप है। ठीक है, या उभयनिष्ठ गुणनखंड वाले तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं, जैसे कि 49 के गुणनखंड जो है 1 का भाग जाता है पूरा 49 में, 7 का और 49 का खुद का। और 64 की बात करें तो 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी, 4 का भी और 8 का भी, 16 का भी, 32 का भी और 64 का खुद का। यानी कि इन गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड है जो इन दोनों में है वो तो है 1। तो 1 का अंश और हर में भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 49/64 यह भिन्न अपने सरलतम रूप में पहले से ही है। 12/7। तो 12/7 यानी कि इन दोनों संख्याओं में अंश और हर में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका दोनों में भाग जा रहा है, तो 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं है, तो ये 12/7 भी अपने सरलतम रूप में है। यही इसका सरलतम रूप है। 41/15। तो इन दोनों संख्याओं में यानी कि अंश और हर में
एक के अलावा और किसी का भी भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो 41/15 भी अपने सरलतम रूप में है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सीखा कि तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न क्या है और किसी भिन्न के समतुल्य भिन्न किस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं और किसी भिन्न का सरलतम रूप किस तरह ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।